हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपनी नितिन सिंघानिया प्लस सीबी सचदेवा की डिस्कशन को, जिसमें मैं आपको एक यूनिक और एक बोनस चैप्टर करवा रहा था, गवर्नमेंट बजट। बजट क्या होता है, बजट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं इसको। अच्छा, एक बात याद रखना, स्टेट पीएससी में जैसा कि आपको पता होगा, आप कोई सा भी स्टेट पीएससी दे लो, आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा ये होगा दैट घिसे पिटे क्वेश्चन मतलब दोबारा रिपीट होते रहते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स की भी, जहाँ तक हम बात करें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, ये आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आप अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि ऑब्जेक्टिव्स बताना ज़रा गवर्नमेंट बजट क्यों लाती है, और लिखो इसका 250 वर्ड्स में आंसर, 15 मार्क्स का, 7.5 मिनट है आपके पास, यू ऑल विल फेल, नहीं लिख पाओगे। क्योंकि प्रॉपर हेडिंग नहीं होगी, अपनी मर्जी से कुछ भी लाइनें लिख दोगे, ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब लोग लिख कर आ रहे हैं जो पढ़े नहीं हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट है ना, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक में, इस चैप्टर में। क्योंकि ये जो चैप्टर में जनरली जो चीज़ें हैं वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वो प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में तो कोई भी बता देगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मेंस में पूछा जाता है जनरली स्टेट पीएससी में, ठीक है। उसके बाद इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमें जल्दी से और एक ऐसी ग्रोथ लानी है जो कि बैलेंस, जो बैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उस ग्रोथ का फल मिले, और उसी के साथ साथ इक्वालिटी भी इंश्योर हो और सोशल जस्टिस भी इंश्योर हो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ये चार कीवर्ड्स मुझे कुछ ऐसा इशारा नहीं कर रहे कि दिस इज अ टॉपिक ऑफ जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 का कंबाइंड आंसर एक बन सकता है? बताओ। 3 की चीज़ें 2 में कोट कर सकता हूँ, 2 की चीज़ें 3 में, बताओ। क्योंकि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस जो है वो यहाँ का पार्ट है, और ये जो बैलेंस्ड और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है वो ये कर रहा है। और आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो 2013 के बाद, कोई सा भी पेपर जहां पर वो इस कदर क्वेश्चन नहीं पूछता हो, तो बताना मुझे। पूछता है वो क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर 3 के अंदर, यू रिक्वायर सम कंटेंट ऑफ पेपर 2 ऑल्सो, पेपर 2 के अंदर यू रिक्वायर सम कंटेंट ऑफ पेपर 3 ऑल्सो। मयूर याद है ना, इस बारी मैंने एनालाइज करवाया था, तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो वो क्वेश्चन पूछ चुका था, वो 3 के अंदर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फॉर्म में अलग से पूछा है ना, जिसमें हम उसका आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन का ही मतलब जो क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन को ही आप आंसर की फॉर्मेट में लिख सकते थे। हिंट थी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव है हम सबके पॉलिसीज का और प्लान्स का। तो ये एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि अगर हम लोग कोई भी पॉलिसी प्लान लाते हैं, ऑब्वियस ही बात है उसके लिए, उन सारी पॉलिसीज एंड प्लान्स के लिए पैसा जो है वो बजट से आएगा। उसका एक मकसद होता है रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्वालिटी इंश्योरिंग, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंश्योर करना है हमें इक्वालिटी और सोशल जस्टिस। मैं इस पे इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूं? कभी कभार बहुत इजी चीजें पूछ कर ना यूपीएससी तब भी अचंभित कर देता है आपको। कैसे? आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करे हो तो एक चीज देखी है, वो एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें सारे ऑप्शंस ठीक होते हैं और वो कहता है इनमें से बेस्ट चुनो। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, बेस्ट सुटेबल डेफिनेशन चलो, बेस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन चलो, बेस्ट सुटेबल लॉजिक चुनो। अब वो होते सारे हमें सारे बेस्ट लग रहे होते हैं, लेकिन हमें एक को चुनना होता है। और हमें फिर लगता है भाई अब हम क्या जाने कि भाई यूपीएससी के लिहाज से क्या बेस्ट होगा। तो अगर कल को अगर आपको आ जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का, ये सारे के सारे तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस ओरिएंटेड कंटेंट हो गया, सारा का सारा रस आपका इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए मैं इतना एम्फोसाइज कर रहा हूं इन चार कीवर्ड्स में कि बजट जो आना चाहिए वो पैसा इस प्रकार से एलोकेट हो हमारी पॉलिसी मेकिंग और हमारी प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए। एक तो हम ये सुनिश्चित कर पाए तेज की रफ्तार से और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हो, दूसरा हम ये इंश्योर कर पाए वो ग्रोथ जो है वो असमानता पैदा ना करे सोसाइटी के अंदर, वो इक्वालिटी लेकर आए और सोशल जस्टिस लेकर आए। सोशल जस्टिस मतलब कैसे लेकर आए? उस ग्रोथ का लाभ अगर किसी सेक्शन को नहीं मिल पा रहा है, दे कैन अप्रोच कोर्ट ऑल्सो। अब लाभ नहीं मिल पा रहा है या फिर लाभ से वंचित है, कैसे? कहीं से किसी ट्राइबल रीजन से ट्रेन का ट्रैक का डेवलपमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेस के अगर डिस्प्लेस करना पड़ रहा है उनको, तो डिस्प्लेसमेंट शुड ऑल्सो इनकलकेट द सोशल जस्टिस एलिमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन। इस प्रकार से वो होनी चाहिए। क्योंकि पता है क्या है, देखो, जब ये बजट आ रहा है ना, जिस दिन मान लो कभी भी साल में, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूं कि जिस दिन ये बजट आ रहा है ना,
जो कईयों के चेहरों पर एक एक्सपेक्टेशन और होप की भावना है ना, तो कईयों के मन में निराशावादी विचार भी आते हैं। वो क्यों? भैया सरकार ने इस बजट के अंदर मान लो कि किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ऐसा लगा कि 10 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए और सरकार कर रही है कैनाल बनाने की बात। अब जो ये कोस्टल रीजन है या जहां जहां पानी है या नदियों के सोर्सेज है वो राज्य परेशान, या फिर उनमें रहने वाले ट्राइबल लोग या फिर आदिवासी वगैरह परेशान। कि जब उनको ये बताया जाएगा कि बजट के अंदर सरकार ने ऐसा एक प्रोजेक्ट आउटले प्रपोज करा था और इतनी बड़ी डैम या फिर कोई कैनाल या कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह बनना है और लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बजट से कईयों की धड़कनें बढ़नी नहीं चाहिए। दिस शुड इन्वॉल्व इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ शुड नेवर कम एट अ कॉस्ट ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। और यही क्वेश्चन कि कैसे एक हम लोग ये बैलेंस करके सुनिश्चित कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जीएस पेपर 2 में पूछा था यूपीएससी ने कि हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे और जो लोग हैं वो प्रोजेक्ट वगैरह में कभी कभार ना उतर आते हैं, कूद पड़ते हैं कि प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, धरना प्रदर्शन होते हैं, फिर उसमें इश्यूज होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिहेबिलिटेशन के। इस मुद्दे के ऊपर एक होलिस्टिक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। इसी तरीके का एक 2018 का क्वेश्चन देखो, वो प्रॉपर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। कि देखो फिर से ये चीज़ एक रिपीटेड फॉर्मेट में आई थी कि पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस जो होती हैं वेरियस कॉम्पिटिंग सेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब इस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाए थे कई लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर। पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब क्या है, क्योंकि समझनी पड़ेगी यार ये सब चीज़ें आपको। मैं कंटेंट आपको पढ़वा दूं फिर आपसे क्वेश्चन ही ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस का ये मतलब है यार, देखो पॉलिसी आती है कई लोगों में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोग खुश हैं उससे, कई लोग निराश हैं उससे। अब जब भी कोई पॉलिसी आती है, प्लान आता है, ये जो हम पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं कि रैपिड और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है ये किसी ना किसी जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर का कोई प्लान आया तो किसी ना किसी पर्यावरण के हिस्से को तो अफेक्ट करेगा ही, इन्फ्लुएंस करेगा ही, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्शन है और प्रिवेंशन है डिग्रेडेशन का एनवायरमेंट का वो इनएडिक्वेट होता चला जा रहा है। अब इसकी आपको इलिस्ट्रेशन देनी है, यानी कि कुछ रेलिवेंट एग्जांपल से इसको आपको वो बताना है। और फिर आपको तो पता ही है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट नहीं करनी होती है, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक बैलेंस लॉजिकल कंक्लूजन देनी होती है। तो इस जैसे क्वेश्चन में अगर आपको एक कंक्लूजन देनी हो कि हाँ ऐसा प्रोजेक्ट आया था जिसकी वजह से इनको डिस्प्लेस होना पड़ा, जो पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो ऐसे बढ़ती चली जा रही हैं, सरकार को एक ड्राफ्ट प्रपोजल रखना चाहिए, पूछना चाहिए। उसी के साथ साथ आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो डैट कोई भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड और बैलेंस वे में आ रही है, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, हमारे इंडिया में वो चार चांद लगाएगी, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाएगी, लेकिन देयर शुड बी एन कंपोनेंट ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस अलोंग विद इट। ये जनरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे सारे पॉलिसी और प्लान्स का। ये एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन है जो कि आप यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने इतना ओवर एम्फोसाइज करा है इसके ऊपर। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों प्रॉपर तरीके से मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। सबसे पहले रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना। इन ऑर्डर टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन लाइन विद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो उसने आपको इसलिए इंट्रोडक्शन में ये चीज़ मेंशन करी राइटर ने कि हमें जो रिसोर्सेज रीएलोकेट करने। अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या यार, वो इतने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास थे, ये है सुपर रिची रिच, लेकिन जो मेजॉरिटी आबादी है इनके पास भी जाने चाहिए, और ग्रोथ जो है वो ऐसे ना हो इनके फेवर में या इनके फेवर में, ग्रोथ शुड बी बैलेंस्ड। तो हमें रिसोर्सेज का रीएलोकेशन करना होता है। टू रीएलोकेट रिसोर्सेज कौन से डायरेक्शन में, इन लाइन विद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है अपने बजट में, कोशिश करती है गवर्नमेंट कि बजट वो इस प्रकार का प्रेजेंट करें दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मोर रिसोर्सेज इनटू सोशली प्रोडक्टिव सेक्टर्स, जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाह रहा। क्यों? मैंने आपको इकोनॉमिक्स में ये चीज़ बताई थी, काफ़ी बार क्लियर कर चुका हूं। प्राइवेट सेक्टर जो है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है इट इज़ मेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। देश में इनोवेशन, इन्वेंशन, नई नई चीज़ों को लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर यूज होता है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है ना दोस्तों, गवर्नमेंट, वो हमेशा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, लोग
दिल्ली पब्लिक स्कूल जाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स बहुत बड़े बड़े जाना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, एक प्राइवेटाइजेशन वाली स्कूलिंग लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ठीक है, कि उनको लगता है, माँ बापों को लगता है कि वहाँ से बच्चा ज़्यादा जो है तहजीब सीख कर आएगा, ज़्यादा तालीम सीख कर आएगा, उसको समाज में एक खड़ा होने का दर्जा मिलेगा। लेकिन आईएएस पर्सन तो नवोदय बाल विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय स्कूल से भी पढ़कर बन जाते हैं। बात ये भी है, इतने महंगे स्कूलों में पढ़ने के बावजूद भी वो पर्सन लाइफ में, अगर आप देखोगे, टॉप जो एक लेयर है, जो बहुत अच्छी एजुकेशन से आए हैं, हम इंग्लिश बोलना जानते हैं, जिनको अपने ऊपर मतलब बहुत प्राउड है अपने ऊपर, उनमें से 99.99% लोग कुछ नहीं कर पाते। उनका कोई नाम नहीं है इतिहास के अंदर कि वो कोई छाप छोड़कर जा रहे हैं, कि वो मतलब आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, किसी एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स में एंटर कर गए। ऐसा कुछ नहीं होता उनके साथ। अब ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए कि इतने महंगे प्राइवेट स्कूलों में या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है देश में, क्योंकि देश में असमानताएं तो हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को एनरिच करती है जो कि सोशली प्रोटेक्टेड सेक्टर्स हैं, और गवर्नमेंट को ये लगता है कि हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को या तो आने ही नहीं देंगे, या प्राइवेट सेक्टर खुद भी नहीं आएंगे यहाँ पर, और आएंगे भी तो कोई बात नहीं, पीपल विल हैव टू ऑप्शंस। ये तो हम जनरली बजट के एक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, मैं तो इंडिया की स्टोरी से आपको कनेक्ट कर रहा हूं। हर जगह बजट जो आता है उसके जनरल ऑब्जेक्टिव है। हमारे यहाँ क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है बजट को प्रेजेंट करना एनुअली, तो इससे हमें ये पता लगता है कि देखो, अगर ठीक है प्राइवेट चीज़ें भी अगर आ रही हैं, तो प्राइवेट चीज़ों के लिए तो सरकार फंडिंग देने से रही, बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए या फिर लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज तो देने से रही। तो सरकार अपने लिहाज से जो कि सोशली प्रोटेक्टिव सेक्टर्स हैं वहां पर पैसा इंजेक्ट करती है, सरकार ठूसती है, ताकि वो रन कर सके वो सेक्टर्स और सबको लाभ मिल सके सस्ते से सस्ते दामों पर। तो गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे? टैक्स और सब्सिडीज के माध्यम से। कैसे? जो रिच सेक्शंस हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है, इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था टैक्स स्लैब्स बनती हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोई एक इकोनॉमी का एक सेक्टर रन कर रहे हैं, उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, और सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ, इस सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है क्योंकि ये सेक्टर काफी अच्छा है आने वाले सालों के अंदर। और लेकिन वही वाली बात है कि जो लोग उस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार उनको कुछ कुछ चीजें, उनके रॉ मटेरियल, उनके प्रोडक्शन में जो भी हेल्प हो रही है, उनसे बोलेगी कुछ पैसा तुम लगा दो, बाकी हम तुम्हें इस पे डिस्काउंट दे देते हैं। इस डिस्काउंट को इकोनॉमिकली बोला जाता है सब्सिडी दे देना, चीप बना देना। उतना पैसा सरकार अपनी जेब से दे देती है। और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इंश्योर करना प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये भी एक हम वैसे तो नीचे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है ना प्रोडक्शन के अंदर, ये हमारे जीएस पेपर 3 के अंदर मेंस ओरिएंटेड एक अलग अलग से टॉपिक है, अलग से टॉपिक है। और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन प्रोडक्शन में इंक्लूसिव ग्रोथ भी आती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो मैं अलग स्टोरी कनेक्ट करके बताऊंगा। लेकिन रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला पॉइंट जल्दी से फटाफट कुछ सेकंड में मुझे क्लियर करो कि आपको क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? अब देखो, आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल लगा होगा, झिझक के मारे अगर हल्का सा पूछ नहीं रहे हो सर, इससे सर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो जाएगा। देखो, ये ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, आई डू नॉट डिनाई इट कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, हमारे देश में रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन से माध्यम से पॉसिबल है? जर्नली वो ऐसे ही पॉसिबल है। आप देखना, इस साल जो बजट आएगा ना, टैक्स स्लैब्स बनेंगी। टैक्स स्लैब क्या होता है? कई लोगों ने पूछा भी नहीं कि ये क्या होता है। जिसकी आमदनी 1 करोड़ है, 50 लाख, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत सारी स्लैब्स बनती है। इस बारी पूरा बजट आपके सामने, काला चिट्ठा, जितने भी करंट अफेयर होंगे ना, सब खुल जाएंगे आपको। एक दिन देखोगे ना, वहीं याद हो जाएगा आपको, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग होगा पक्का, वो मेरी गारंटी। और 1 लाख, अब जिसकी 1 लाख आमदनी है, जिसकी 50 लाख आमदनी है, और जिसकी 1 करोड़ आमदनी है, तो उसको सरकार हो सकता है यहां पर ये बोले आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे? या फिर हम अमीर और गरीब का जो गैप करना चाहते हैं वो कब नहीं हो पाएंगे? मैं येलो कलर यूज कर रहा हूं, और देखो, अगर मैं ये बोल दूं 20%
इनकी आमदनी का 20%, इनकी आमदनी का 20%। भाई 1 करोड़ वाले की आमदनी का 20% तो समझ में आता है कि उसने टैक्स दे दिया। 1 लाख वाले ने अपने 20% दे दिया तो उसको क्या बचा? और फिर क्या हम ये कह सकते हैं पर्सन 1 और पर्सन 3 के बीच में कभी भी फ्यूचर में गैप कम हो पाएगा? बताओ बताओ। इसकी जिंदगी तो ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी और ऐसे लोग जो है ऐसे ऐसे गिरते रहेंगे। तो ये बताओ, ये गैप ये गैप ऐसे जाना चाहिए या फिर ऐसे आना चाहिए? सिचुएशन 1 की सिचुएशन 2? सिचुएशन 2। क्यों बनाया मैंने डायग्राम? आप अगर इस प्रकार के डायग्राम बना के यूपीएससी को समझाओगे ना, वो बहुत खुश होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि एक जो रिसोर्स एलोकेशन का जो मीडियम है ना, तो उससे देयर शुड नॉट बी डाइवर्जेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। यानी कि आप बोलो इनको रिच और पुअर ऐसे करके नहीं होना चाहिए। फिर आप ना दूसरा डायग्राम बनाओ, ये है, आप नीचे लिख दो ऐसे करके सिचुएशन 1 है सर ये सिचुएशन 1 है। और यहां पर क्या है, टैक्स जो है वो सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए इक्वल है। अब फिर यहां पर एक डायग्राम और बनाओ कि सर जो टैक्स स्लैब है ना, यहां स्लैब्स बन गई हैं अकॉर्डिंग टू इनकम। अलग अलग सेक्शंस को टैक्स देना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू इनकम। और फिर यहां पर लिखो रिच इज इक्वल टू पुअर, और दिस शुड बी द आइडियल सिचुएशन। आपको नंबर ना मिले पूरे के पूरे, नाम बदल देना मेरा। क्या? हाँ, इक्विटी तो देखो ना मयूर, वो तो चीज है ही ना, सही कह रहे हो। लेकिन देखो ना, जब हम रैपिड और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम जब इक्वालिटी को इंश्योर करेंगे, सोशल जस्टिस को इंश्योर करेंगे, तो इक्विटी तो अपने आप ही आएगी। वो बच्चे वाली फोटो याद है, वो जो खड़ा रहता है स्टूल पे, जो मैं हमेशा दिखाता हूँ इक्विटी के लिए गूगल से निकाल कर? जिसको नहीं पता तो एक बार के लिए मैं फटाफट शो करता हूँ कि इक्वालिटी और इक्विटी क्या होता है। ये रहा, देखो, इन तीनों को स्टूल दे दिया गया इक्वालिटी। अब कहो भाई तू निब्बा है तो मेरी क्या गलती है? ना, तू छोटा रह गया, तेरी मम्मी ने बोनविटा नहीं पिलाया, मेरी क्या गलती? स्टूल तो तेरे को भी दिया है। हमेशा समाज में इक्वालिटी अच्छी नहीं होती। हमेशा इक्वालिटी इक्वालिटी कभी कभार हमारे लिए खतरा बन सकती है, या फिर किसी किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए इक्वालिटी जो है उनको हो सकता है कि समाज में वो दर्जा ना दे पाए। एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ PSIR, GS पेपर 2, GS पेपर 3, ऐसे ऑल्सो, कि इक्वालिटी हमेशा अच्छी नहीं है। क्रिटिकली एनालाइज, अगर ये पेपर 2 में आ गया ना, अगर ये कनेक्ट करते हुए या PSIR में, आधे लोग तो छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। इट कैन बी रिजोल्व अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इक्वालिटी इन इट सेल्फ इज नथिंग बट द रियल फ्लेवर ऑफ इक्वालिटी इज डिटरमाइंड थ्रू द क्वालिटी ऑफ इक्विटी। 8 मिनट तो लोगों को इंटरप्रिटेशन करने में लग जाएंगे इस स्टेटमेंट को, क्योंकि इक्विटी नहीं पता होगा भाई। फिर वो उसको बुलाएंगे इन्विजिलेटर को, सर ये देखना जरा स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, जरा इसमें पेपर में क्वेश्चन गलत बना है, और गंदी गाली देकर जाएगा फिर वो। इक्विटी इक्विटी में क्या है, देखो इसकी हाइट ठीक थी तो इसको जरूरत नहीं है, उन रिसोर्सेज की इसको जरूरत नहीं है। मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे क्या है, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, जस्ट अ मिनट। यहां देखो आप यार, अब देखो इसको, यहां पर इस वाले पर्सन को यहां पर किसी भी प्रकार की कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है कि इसको हम लोग ये फालतू का ये एक स्टूल दे रहे हैं, कोई नीड नहीं है इसको, ठीक है। अब ये चीज जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या हो जाएगा, हम इक्वालिटी तो इंश्योर कर रहे हैं, 3 स्टूल तीनों लोगों को इक्वल तरीके से बांट दिए, जिसको नीड नहीं है उसको नहीं देने चाहिए। अब आप ये ऐसा कह सकते हो, जो ये मुद्दा है ना रिजर्वेशन का, कि किसी किसी को नहीं है नीड, इस पर्सन के साथ पास्ट में
पास्ट में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है जो बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ हुई है। इसको थोड़ी सी जरूरत थी, तो जिसको थोड़ी सी जरूरत है उसको देना चाहिए। आप इस वाले पर्सन से ईडब्ल्यूएस को जस्टिफाई कर सकते हो कि जनरल कैटेगरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए बाय कंसिडरिंग द इकोनॉमिक क्राइटेरिया, योर हाउस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ये ऐसे जस्टिफिएबल है। और ये उनके लिए जस्टिफिएबल है कि जिनके पास पास में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई है और कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, और ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिनको लाभ नहीं मिलते। तो इनको हमें भर भर के रिसोर्सेज देने चाहिए। क्यों? बिकॉज थ्रू इक्विटी हम लोग प्रेजेंट नहीं देख रहे हैं, हम लोग अपने देश का, एक नेशन का फ्यूचर देखते हैं, जिसकी वजह से हम ये जो रिच है, ये जो पुअर है, इनके गैप को डाइवर्ज नहीं करते हैं, इनके गैप को हम लोग कन्वर्ज करते हैं ऐसे। दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन, दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन, बट दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। बात समझ में आई वाली? बताओ। इक्विटी जो है फेयरनेस तरीके से, इक्वालिटी हमेशा आप ये यहां पर खुद देख लो। बताओ, एक मिनट रुकना, आप यहां देख लो, जो इक्वालिटी है वो यहां पर एक तरीके से फेयर नहीं लग रही है। इक्वालिटी होने के बाद भी यहां पर फेयरनेस का जो प्रिंसिपल है वो मिसिंग है। यहां कुछ भी फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। सबको हमने बांट तो दिया, स्टूल 1 को मिल गया, 2 को मिल गया, 3 को मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर सफरिंग, सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर सफरिंग। और कभी भी आपको इस चीज को जस्टिफाई करना हो ना कि इक्वालिटी ड्रेडफुल कैसे है, कैसे बैंड बजाएगी, लंका लगाएगी, तो आप बोलना कंसिडर एन एग्जांपल। इन बजट सपोज देयर आर 3 टैक्स स्लैब, ज्यादा 3 लिखना, ज्यादा मतलब मत खींचना, अपना टाइम बचाना। पर्सन हु हैज इनकम ऑफ 1 करोड़, 50 लाख, 50 लाख और 1 लाख। और इनके लिए अगर इक्वालिटी का प्रिंसिपल हो कि हम सबके लिए टैक्स सेम कर रहे हैं, 10%, 10%, 10%, तो आप बोलना सेक्शन 1 और सेक्शन 3 के बीच में कभी भी हमारे देश में जो ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल जस्टिस का, कि असमानताएं कम होनी चाहिए, बोलना ये इक्वालिटी, ये टैक्स की फॉर्म में इक्वालिटी, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू इनइक्वालिटी, बिकॉज दिस सेक्शन, दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल कीप ऑन राइजिंग। उसको तो 10% अपना देने में कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ये जितना भी कमा ले इनका सब टैक्स में जाता रहेगा, दे विल कीप ऑन फॉलोइंग। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकली भाई? ये अपने अलग ही जोन में घूम रहे हैं, ये अपने अलग जोन में घूम रहे हैं, ये अपने अलग जोन में घूम रहे हैं। इक्वालिटी हर एक सिचुएशन में बेस्ट सुटेबल कंडीशन नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इक्वालिटी इज नॉट द परमानेंट एंड बेस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जस्टिफाई, हाउ कैन इट बी करेक्टिफाइड? विद द हेल्प ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो आपको वो पता होना चाहिए। इक्वालिटी सेमनेस है, इक्विटी फेयरनेस है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एसए पर्सपेक्टिव एंड पीएसआईआर पर्सपेक्टिव, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हाँ, एथिक्स के अंदर भी। वापस आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं टैक्स एंड सब्सिडीज की। अब आपको आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर जो ये ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर, पॉइंट्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। टैक्सेस एंड सब्सिडीज। हैवी टैक्सेस कैन बी इम्पोज ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स जो कि एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक लिकर, सिगरेट एक्सेट्रा। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने चाहिए। ऑन द अदर हैंड सब्सिडीज देनी चाहिए टू इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक खादी, हैंडलूम,
विच आर यूजफुल फॉर मासेस। कैसे? ये प्रोडक्ट्स यूजफुल से ज्यादा दीज आर द सेक्टर्स विच आर गुड फॉर जॉब जनरेशन। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है। आपको पता होगा हैंडलूम वगैरह के सेक्टर में इन्वॉल्व होने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बन जाते हैं कभी कभार। पता होगा ना, ये एक जगह के लोग जो हैं, जैसे मतलब मान लो हम सबकी मम्मियां करके के ये बोलकर के हम सब हाउस वाइफ ही हैं, बोर हो जाते हैं, हस्बैंड वगैरह नौकरी पे चले जाते हैं, नालायक बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात करने को नहीं रहता, तो हम भी कुछ प्रोडक्टिव करते हैं और हम भी ट्रेडिंग में पैसा लगाएंगे। तो उन्होंने पापड़ का बिजनेस स्टार्ट करा या किसी चीज करके स्टार्ट करा, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। पता है ना ये वाली बात आपको? हम जानेंगे इसको, जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर के अंदर। मम्मी फिर पता चला इंस्टीट्यूशन बन गई ट्रेडिंग। तो हैवी टैक्सेस कैन बी इम्पोज ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स। अब ये जो हैवी टैक्सेस है यहां पर क्या, अब आप एक बार बताओ अशप्रीत, इसके लिए तो सब्सिडी नहीं दी जाएगी ना, है ना? वरना अशप्रीत खुद कहेगी यार सस्ती सी हो, गोल्ड फ्लेक 10 की यार 2 की हो गई है, चल यार एक मैं भी फूक लेती हूँ यार, थोड़ा सा छल्ले वल्ले बनाना सीख लूंगी, बोर होती रहती हूँ घर पे बैठे। इसके लिए नहीं दी जाती। क्यों? हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं इसको हमें डिस्करेज करना है, इसको हमें डिस्करेज करना है। हाँ, ये इंटरव्यू में एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, इंटरव्यू में एक ये क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, अगर वो आपसे पूछे मिस ईशा ठाकुर आप ये बताइए कि ये जो लिकर है बेसिकली अल्कोहल, और ये जो सिगरेट है, टोबैको है, ये सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, तो सरकार इनके ऊपर टैक्स को रेज कर देती है इसको डिस्करेज करने के लिए, हम इसको बैन क्यों नहीं करते? आप कहोगे कि इससे टैक्स ज़्यादा आता है, लेकिन फिर अगर वो आपको ये चीज़ कोट करें कि फिर हमारा हेल्थ टू जीडीपी रेशियो भी तो फिर ज़्यादा आंकड़ा निकलता है, यानी कि उतना खर्चा अशप्रीत समझ रहे हो, फिर उतना तो हॉस्पिटल वगैरह पे भी खर्च करना पड़ेगा। मुकेश याद है मूवी वाला अशप्रीत, कैंसर हो गया था उसको, हर पिक्चर से पहले जान ले रखी है मुकेश ने। आज भी आता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, हर पिक्चर से पहले जान ले रखी है। अच्छी से अच्छी मूवी देखने जाओ, मुकेश को कैंसर हो गया था, मुकेश बीड़ी पीता था, तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था। मेरा नाम मुकेश, बदनाम हो गया वो तब से नाम। लेकिन एक बात बताओ, जब इतना कुछ हो रहा है तो एक बात बताओ, उतना खर्चा तो फिर सरकार को फिर लोगों की हेल्थ पर करना पड़ेगा, बात तो वहीं की वहीं बैठेगी। तो क्या आंसर होगा आपका इसमें इंटरव्यू कमरे में? या कल को मैं अगर एग्जामिनर हूं ना, मैं मेंस में डाल दूं ये 2023 के ये वाला क्वेश्चन, बैठ के टाइम वेस्ट करवाओ बच्चों का, डालो क्वेश्चन ये। ऐसे सोचा करो, देखो पता है क्या है, ऐसा सोचा करो कि हम बच्चों की लंका ना ऐसे लगाते अगर हम एग्जामिनर होते तो फिर आपको ना वहां पर रुक के ना थोड़ा सा सोचने का, सर्च करने का, गूगल पे जाने का मौका मिलेगा, आपका खुद का ओपिनियन भी डेवलप होगा। हर टॉपिक में भागा मत करो, क्योंकि इस एग्जाम की 90% प्रिपरेशन अच्छे सोर्सेज करवा देंगे, 10% आपको अपना वॉर खुद लड़ना पड़ेगा। आप हमेशा सेना के पीछे खड़े खड़े द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकते कि सामने वाला बचा लेगा आपको। एक बार आपको छाती से छाती मिलाकर युद्ध करना पड़ेगा। हाँ बताओ क्या आंसर दोगे सब लोग इस चीज में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसको लग रहा है टाइम वेस्टिंग है वो अपना मूल लेकर चला जाए यहां से। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन यही तो वो आपको काउंटर क्वेश्चन करेंगे, यही तो वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे। उतना खर्चा तो फिर अश्विनी, जिनको कैंसर होगा, जिनको टीबी होगी, क्योंकि सिगरेट वगैरह पीने से धुआं वगैरह उठता है तो लंग्स में टीबी वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो सकता है, तो ये सारी जितनी डिसीजेज होंगी, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, फलाना कैंसर, टीबी, कोई किसी को क्या कहते हैं खांसी की बीमारी हो गई है, हाई लेवल का कफ हो गया, हजारों तरह के जो भी एक्सवाइजेड डिसीजेज होते हैं, उतना खर्चा तो फिर सरकार को अस्पताल में एडमिट करवाने का। और हमारा आप जानते ही हो डॉक्टर इज टू बेड रेशियो, पेशेंट इज टू बेड रेशियो, ये बहुत कम है देश में, है ना? कोविड के टाइम पर ये चीज़ तो हाईलाइट हो गई। हाँ, ये चीज़ खुलकर आ गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक हमें बाहर से मंगवाने पड़े, ये सब कुछ करवाना पड़ा। तो ऐसे में तो फिर सरकार का आप जितना ये टैक्स है जो खर्चा हो रहा है, तो उतना तो फिर ये पैसा भी लगकर न्यूट्रल बात हो जा रही है। यार आप मुझे एक बात बताओ अश्प्रीत, आपके पास 500 रुपए आ रहे हैं और वही आप कहीं जॉब पर जा रहे हो अश्प्रीत, ठीक है, आप कह रहे हो 50,000 कमाती हूं मैं, और आपके ट्रैवलिंग वगैरह करने के चक्कर में वो पूरे 50,000 खर्च हो जाते हैं, महीने के एंड में कुछ नहीं बचता, तो आप क्या सिर्फ ट्रैवलिंग करने के लिए जॉब कर रहे हो? 50,000 का क्या टाइटल लेकर इसलिए घूम रहे हो?
आप कैब करते हो, दूसरी स्टेट जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, आपके 50,000 वैसे ही लग जाते हैं। कहने के लिए कि अशप्रीत कौर 50,000 की नौकरी कर रही है, वो आपके 50,000 पूरे लग जा रहे हैं, तो क्या बचा जेब में? घंटा बचा क्या? सेविंग्स तो कोई हो ही नहीं रही आपकी। पहले पहले एक सेकंड, पहले मुझे बात बताओ, समझ में आ पाया कि अशप्रीत वो ट्रैप किस वजह से करेंगे आपको इंटरव्यू रूम में, है ना? और ये झूठ तो बोल नहीं रहे हैं वो, ये वाली बात लॉजिकल है कि नहीं है? इसके बियॉन्ड अब आप सबका आंसर क्या होगा, अब मैं वो जानना चाह रहा हूँ। थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, अब निब्बे निब्बे बनने खत्म कर दो अपने आप को। ये जो लॉलीपॉप वाले जो बच्चे होते हैं ना, लॉलीपॉप चूसना बंद कर दो, अब थोड़े बड़े बन जाओ। सोचा करो अब इस लिहाज से, हंसी मजाक करते करते पढ़ा करो टॉपिक, लेकिन ये निब्बे निब्बे वाली मेंटेलिटी छोड़ो। अब बड़े बनो थोड़े से, बताओ। नहीं तो ये कैसे कह सकते हो आपके वो स्मगल करेंगे? हमारे पास एजेंसीज हैं, सब कुछ है, पेट्रोलिंग टीम्स हैं हमारे पास, ये भी तो बात है ना। हम्म। देखो, हाँ, देखो देखो, मैं बताता हूँ। मैंने जो एक बारी इसका एग्जांपल दिया था ना, अब आई डोंट नो विजन या दृष्टि के इंटरव्यू में, जो मॉक इंटरव्यू था उसमें जो मैंने आंसर दिया था, मेरी मतलब मेरे को भी नहीं पता था, उन्होंने ही फिर किसी एक इंस्टीट्यूट ने बाद में बताया था मुझे, और उसके बाद जाकर फिर मैंने आंसर देना शुरू करा। मुझे बताया था किसी ने, आई डोंट नो, किसी अच्छे फैकल्टी ने ही बताया था। तो देखो, इसका आंसर ये होता है, और जब खुद भी अगर मैंने सोचा, मैं आपको पहले अपना पॉइंट बता देता हूँ। यार देखो, बैन इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। बैन इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एक मिनट के लिए, और जैसा अगर वो आपको बोलें कि जस्टिफाई करो, तो बोलना सर हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, बोलने तो दे पहले हरामखोर। बैन इज नॉट अ आंसर फॉर एवरीथिंग। यहाँ पर लोगों के अंदर हमें उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अगर किसी के अंदर ये भावना है कि मुझे सिगरेट दारू पीनी ही नहीं है, तो देश में वो बिकेंगी भी नहीं, राइट? यहां पर, क्योंकि सिगरेट और दारू को पीना बैन एक सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता। जब उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने ये वाला पॉइंट दिया था, और उनको बहुत अच्छा लगा था मेरा ये वाला पॉइंट। मैंने कहा सर, बैन जो लगाओगे ना, तो मैंने कहा सर इसमें एक साइकोलॉजी का एलिमेंट है। वो क्या है? मैंने बोला सर, जब हम किसी की कोई एडिक्शन छुड़वाते हैं, सर आप दिन में बैठे बैठे, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन 3 कप्स ऑफ और 7 कप्स ऑफ टी बिकॉज सिंस मॉर्निंग यू आर टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ एनी कैंडिडेट्स। If tomorrow I tell you you will not get any cup of tea, you will get aggressive, you will start getting frustrated. This is a small addiction, but sir this is an addiction. वो बहुत खुश हुआ था वो इंटरव्यूअर मुझसे। यार अब मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब मान लो, और मुझे मान लो कि कॉफ़ी पीने की आदत है या चाय पीने की आदत है, 8-8 कप मेरी चाय चल रही है, मतलब दिन भर, क्योंकि मेरे को क्लास लेनी है, करनी है, वो करनी है, घर पे बच्चे आ रहे हैं, मैं होम ट्यूशन लेने जा रहा हूँ, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे 8-8 कप चाय पीनी है, ठीक है भाई। अगर एक दिन कोई, जैसे कोई बोले कि आज दुकान बंद है, दूध गर्म नहीं हुआ, दूध फट गया, चाय नहीं बन पाई, चाय बेकार से बनी है, मैं अपने आप ही, क्योंकि एडिक्टेड हूँ मान लो कैफीन से, तो मेरे अपने आप ही जो मांसपेशियां हैं ना, जो अंतड़ियां, वो बोलेंगी, हाथ कांपेंगे, और दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होगा, सर में पूरे दिन दर्द रहेगा, भारी रहेगा। देख लो आप अपने घर में किसी को भी जिसको 8-8 10-10 12-12 कप कॉफ़ी चाय पीने की आदत हो, उसको ना मिले टाइम पे तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, सोच के देख लो। अब एकदम से इनको छुड़वाना, तो आप ये कहोगे सर देयर आर मैनी पीपल जो कि इंटॉक्सिकेशन को छोड़ने के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, जस्ट लाइक संजू मूवी की तरह, वो ठंडे पानी के अंदर बैठता है, वो बैठता है। इसको हम लोग कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था, कोल्ड टर्की मेथड। कोल्ड टर्की मेथड मतलब एकदम से अगर छोड़ दोगे ना, आप कभी छोड़कर देखना एकदम से चाय कॉफी वगैरह को, तो आपका सर फटेगा अंदर से, जैसे कोई हथौड़े बजा रहा हो जोर जोर की। आपको वॉमिटिंग भी होएगी, अगर अगर आप ज़्यादा आदी हो अगर उस चीज़ की, तो आपको वॉमिटिंग भी होएगी, क्योंकि सर दर्द जब ज़्यादा होता है तो वॉमिटिंग होती है। और उसके बाद ना यू विल फील लाइक स्लीपी फॉर 10 to 15 डेज, आप सोते ही रहोगे, आपका सोने का ही मन करेगा। हाँ, उसमें एक चीज़ अच्छी होती है, जब आप कैफीन छोड़ते हो, किसी भी तरीके का नशा छोड़ते हो, पानी बहुत पीना, मतलब बॉडी पानी बहुत मांगेगी। कैफीन से यही होता है, वो हमारी बॉडी में पानी नहीं एब्जॉर्ब करने देती, इसलिए अगर जो ज़्यादा आप में से चाय वगैरह पीते हैं ना, वो पानी इतना नहीं पीते होंगे, पीते हैं लेकिन इतना नहीं पीते। 8-8 बोतल पी जाओगे, 2-2 लीटर वाली जो पेप्सी की जो बोतल होती है, इतना पानी पी जाओगे, 16-16 लीटर पानी पी जाओगे।
अगर छोड़ दिया कंप्लीटली तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो लाइट भी बनाएगी, लेकिन वही हम छोड़ नहीं पाते। तो एकदम से अगर छोड़ेंगे तो आप कहोगे सर ये तो मैंने आपको कैफीन वाली बात बताई। अब आप इमेजिन करो जो कोकीन, हीरोइन, एलएसडी, एलएसडी लव सेक्स धोखा नहीं होता, एक ड्रग होता है, ठीक है। एलएसडी, हेलोसिनोजेन, जिससे हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलोसिनोजेन 25-28 हज़ार का एक छोटा सा, जैसे वो मिठाई वाला जो गोल्ड का एक परत रखता है ना, सिल्वर की, एक चांदी की परत रखता है, इतनी बड़ी एक स्लिप आती है, उसको आप जीप पे रखो, जिस पर्सन को इमेजिन करोगे वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। मेरे एक दोस्त ने भोलेनाथ को प्रकट कर लिया था ऐसे ही। भांग की गोली, ठीक है, ये जितनी भी है, कोकीन, हीरोइन, शुगर, ब्राउन शुगर, कोकीन, हीरोइन, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हेलोसिनोजेन, एलएसडी, ये जितने भी है, मैरिजुआना, ठीक है, वीड, ये सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं, ये पर्सन के अंदर जो है उसके साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। अल्टीमेटली जो है हमारे देश में इससे हो सकता है मेंटल पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, और उसकी रिकवरी फिर ज़्यादा टाइम में होती है एज कम्पेयर टू ड्रग डेवलपमेंट। संजू कैसे भाग गया था उस मूवी के अंदर, रणवीर कपूर कैसे भाग गया था उससे, नहीं कंट्रोल कर पाता था। और वो कैसे रोता अपने बाप के सामने, परेश रावल के सामने, मैं पीना नहीं चाहता पापा, लेकिन फिर भी मेरे से कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो हमें लोगों को सबसे पहले सेंसिटाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि आप अपनी सबसे पहले बॉडी से प्यार करो, बी प्रोडक्टिव, अपने आप को बिजी रखो इतना ज्यादा, और बोलना सर आई वुड लाइक टू गिव यू अ फिलोसफिकल आंसर ऑन दिस, ऑन विच आवर लाइफ इज बेस्ड। इफ वी आर बिजी ना सर, if we have purpose in life, if we are socialized in the right direction through parents, teachers, friends, and other significant persons, our role models, then that life is fruitful, in which person will never ever touch, even if he has income and resources around him or her to touch or take or intake those things. हम सबके पास क्या अभी कोई कमी है? मैं तो खुला हूं बिल्कुल एक तरीके से। मेरे पास, मुझे कुछ मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं तो कहता हूँ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब आपकी भी बात कर रहा हूँ। हम लोग जिस उम्र के हैं, सिगरेट दारू पीना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, एक्सेस करने को कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वही वाली बात है कि ठकुराइन के पापा खुद आर्मी में, ठकुराइन तो दिन भर दारू पी के पड़ी रहे, नाचती रहे बेड पे। लेकिन वही वाली बात है, सेंसिटाइज। Similarly, government can encourage enterprises to undertake production in backward areas, उनको सब्सिडीज देकर और टैक्स कंसेशन देकर। ये चीज कैसे, आपको एक बात बताता हूं इस चीज के लिए मैं। ये चैप्टर काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है, इन डेप्थ इसके हिडन वर्ड्स हैं काफी सारे। मैं आपको एक बात बताता हूं। जब एलपीजी रिफॉर्म नहीं आए थे हमारे देश के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, एनईपी, या जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी हम लोग कहते हैं, 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के अंदर जब ये सारी चीज़ें नहीं आई थी, उससे पहले हमारे यहाँ एक पॉलिसी चलती थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, यानी कि किसी को भी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए पड़ता था। ये लाइसेंस प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं था, बहुत सारे रेगुलेशंस, कंट्रोल वगैरह होते थे। और सरकार क्या कहती थी, आपको याद होगा ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमने बात करी थी एग्रीकल्चर की, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर याद है, पीसी महालानोबिस मॉडल, हमने एक रैपिड तरीके से रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी थी। अब इस चीज को यहां इंप्लीमेंट कर दो जरा। सरकार बोलती थी हम लाइसेंस वगैरह तुम्हें आराम से दे देंगे, सब्सिडी भी दे देंगे, टैक्स भी आधा दे देना, कोई टेंशन नहीं है, तुम ना अपनी इंडस्ट्रीज जो है वो रूरल इलाके में खोल लो। अब मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आज भी रूरल एरियाज में अगर आप जाओगे ना, आपको दूर दूर तक डोमिनोस और ये पिज्जा हट और ये सब नहीं मिलेंगे। बता दो, अगर आप जहां जा रूरल एरिया से हो, सेमी अर्बन एरिया से हो, नहीं मिलेंगे, दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। उनको पता, उनका धंधा चलना ही नहीं है भाई, चलना ही नहीं है। गांव का आदमी रोटी खाता है घी लगा के चूल्हे पे शाम को बनाकर, वो मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं खाता। रूरल एरियाज में अगर कोई इंडस्ट्री खोलने के लिए परमिशन दे भी थी, तो अब देखो, अब जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से इसको कनेक्ट करो।
लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स, प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। अगर मुझे इंडस्ट्री ओपन करनी है, मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी गांव में जाकर इंडस्ट्री ओपन कर लूं। यार एक बात बताओ, हम सब लोग शहर में और इधर उधर क्यों बैठे हैं? आपने प्रॉपर्टी को बेचो, चलते हैं गांव। जितने आपके घर के पास पार्क होते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा जमीन आ जाएगी, खेत बनाएंगे, फ्लैट कर देंगे, उस पर सोसाइटी खड़ी करेंगे और सारी बेच देंगे। लेकिन उधर क्या फायदा? कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है, आपकी कॉलेजेस नहीं है, उधर माध्यम नहीं है। तभी तो शहर में आके सारे लोग क्या कहते हैं, मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं। अब जहां पर किसी को इंडस्ट्री खोलनी है, सबसे पहले तो देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अब ये सारी जगह पर जहां पर हो जाए तो हो सकता है कि वहां पर ऑलरेडी कुछ इंडस्ट्री सेटअप हो। वहां पर मैं कंपटीशन चाहता ही नहीं हूं, मैं तो वहां पर मोनोपोली चाहता हूं कि मेरे ही प्रोडक्ट बिके, मेरे ही सामान बिके। तो उस टाइम पर हमारे देश में इंडस्ट्रीज डिस्करेज होती थी, इंडस्ट्री डिस्करेज होती थी। और इसलिए आपको टाटा का नाम दिखेगा शुरू से। टाटा वालों के पास, ये पारसी लोग थे, इनके पास पैसा था। इन्होंने टिस्को नाम से शुरू कर दी थी जमशेदजी टाटा ने, बहुत पहले, आजादी के पहले। और तब जब ये चीज आई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में, जब कोई खोल नहीं पाता था, इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर डाले, इतनी सारी जगह अपनी मतलब क्या कहते हैं, काइंड ऑफ मोनोपोली स्टैब्लिश कर डाली कि सारे प्रोडक्ट का एक बारी जो नाम है ना, वो जनरेशन बाय जनरेशन बस चुका है सबके दिमाग में। टाटा गाड़ी भी बना रहा है नेक्सन, और 15 रुपए की थैली आती है टाटा नमक की भी। इस कदर है टाटा की रेंज कि घर में सब्जी बन रही है तो टाटा, गाड़ी में घूम रहे तो टाटा। ठीक है, किसी तरह, हाँ बैंकों के साथ भी वो तो हाँ, हाँ रूरल में जाना पड़ेगा, ये भी चीज़ है। अरे वो उसकी जैसे वही वाली बात है, आपको आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, जो डॉक्टर बन जाए तो उसको कुछ साल रूरल एरियाज में प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। अरे आप दूसरों की क्या बात करते हो, हमें देख लो। हम कोई ऐसे तो है नहीं, आगमोड कैडर को छोड़कर अगर बाकी कैडर ले लो तो आपकी हर स्टेट में पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, जो कि आपको जनरली गांव दराज का इलाका ही मिलता है। और भारत दर्शन में भी आपको वो गांव वगैरह बहुत विजिट करवाते हैं, पहाड़ी वगैरह के, उनकी क्या समस्या है पहाड़ी लोगों की, उन तक रिसोर्सेज पहुंच पाते नहीं कि पहुंच पाते, बिजली आती है कि नहीं आती, पानी आती है कि नहीं आती, बारिश के दिनों में वो लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तब वो लोग क्या करते हैं, सरकार से उनको कितने साधन प्राप्त होते हैं। और ये रिपोर्ट आपको पर्सनली जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देनी होती है। फिर दिल्ली में आपको एक एक ओपिनियन कि आपने क्या ऑब्जर्व करा भारत दर्शन के टूर पर, जो आपने रिपोर्ट बनाई है 15 से 20 पन्नों की, एक एक पर्सन आता है, वो प्रेसिडेंट के सामने पढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी जर्नी में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। अब वहां हगलाने लगे, सॉरी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा यार, मुझे डर लग रहा है। अरे भाई अपनी पोस्ट की मर्यादा का तो ख्याल रखो, डर लग रहा है 10 लोग वैसे ही समझ जाएंगे जिंदा लाश है ये, आईएएस निकल के तो क्या हो गया। रोल ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज, दे इट बिकम्स क्लियर इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज इस प्रकार से एलोकेट होते हैं कि टैक्सेस वगैरह, जिसके ज़्यादा इनकम है उसको ज़्यादा टैक्सेस लगाना, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सेक्शंस, उनको कुछ कुछ चीज़ों पे सब्सिडी देना। अब जैसे क्या है, एक बात बताता हूँ, जनरली इस टॉपिक से थोड़ा सा लिंक भी और हट कर भी, गरीब लोग थोड़े से डिस्करेज हैं, वो अब ज़्यादा बच्चे पैदा करवाकर उनको काम वगैरह पे लगवाना चाहते हैं। सरकार इस चीज़ को समझती है और एजुकेटेड सोसाइटी और पॉलिसी मेकर इस चीज़ को समझते हैं कि भैया ज़्यादा बच्चे करने का पैदा करने का मतलब ये है, अगर आप गरीब हो तो आप ये सोच रहे हो कि बड़े होकर सबको काम धंधा मिल जाएगा तो इनकम एक की ना कर 8 लोगों की हो जाएगी घर के अंदर। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उनको इनिशियल लेवल पर ना वो हेल्थ दे पाओगे, ना एजुकेशन दे पाओगे, ना वो फैसिलिटी दे पाओगे। तो उनकी क्या है, वो इंसान के रूप में पैदा तो हो गए, लेकिन उनकी HCF नहीं होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ ना, उनके हेल्थ पर और एजुकेशन पर इतना कुछ जो हमारे माँ बाप हम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम वो किस फॉर्मेट में उनको जाकर देते हैं, जब हमारी हेल्थ पूरी ज़िंदगी ठीक रहती है भगवान की कृपा से, और माँ बाप की कृपा से अच्छा खासा खिलाया होता है, अच्छे स्कूलों में भेजा होता है, अच्छी शिक्षा जब हमें मिलती है, तो हम जिंदगी में ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के रखने के लिए और कुछ अच्छी एक फेवरेबल इनकम कमाने के लिए हम इतने सक्षम बन पाते हैं। इसको कहते हैं कि इंसान के रूप में पैदा तो हो गए थे। इंसान के रूप में पैदा होने वाले लोग तो फिर जंगलों में भी रह रहे हैं, उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है कि अगर नहीं है, वो भी पेड़ पत्तियों वगैरह से बहुत कुछ मतलब वो बना लेते हैं, लेकिन
दे आर नॉट एजुकेटेड, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ऐसे लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आप बेकार हो, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए बेकार हो फिर आप। इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब क्या होता है, गरीब आदमी जो है वो क्या कहते हैं, स्कूल उनको लगता है कि हम भेजेंगे, पैसे लगेंगे, या फिर हम क्यों ही भेजें स्कूल, क्या हो जाएगा पढ़ने से, हम इनको काम धंधे पे लगवा लेते हैं। सरकार इसी चीज़ को समझने के लिए जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, कभी आप ये जानते हो कि मयूर आप स्पेशली जानते होगे कि हर चीज का पैसा देती है सरकार बच्चे का दाखिला करवाने के लिए। स्कूल यूनिफॉर्म का साल का पैसा मिलता है। उसके बाद फिर क्या है, अब बच्चा स्कूल जा रहा है तो टिफिन वगैरह तो लेकर जाना पड़ेगा, खाना वगैरह नहीं खाएगा लंच ब्रेक के अंदर और दूसरों का मुंह ताकेगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो सरकार कहती है उसकी भी टेंशन छोड़ दो। लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम हमारे वर्ल्ड में चलता है, सबसे बड़ा पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 200 देशों में से सबसे बड़ा प्रोग्राम वो हमारा है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी हमारा है, लार्जेस्ट मील प्रोग्राम इन स्कूल भी सबसे बड़ा हमारा है, मिड डे मील स्कीम। और खाना जो बनता है उधर वो बहुत ध्यान से कुक को पूरा बताया जाता है कि बहुत क्लीन वे में आपको ये बनाना है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर्स इस चीज की इंस्पेक्शन करने आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, हर हफ्ते या कभी भी सरप्राइज चेक करने वो आ सकते हैं। इसलिए जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट जाओगे, आप बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह की, टी नडाबी वगैरह की आप फोटो देखोगे, अथर वगैरह की, कि या जब आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि हमें वहां पर जाकर उनके साथ खाना पड़ेगा। खाना क्या पड़ेगा, मतलब काइंड ऑफ कि हमें पता तो होना चाहिए ना कि जो खाना मेरे लिए अच्छा नहीं हो पा रहा तो इनके लिए क्या अच्छा होगा। और सरप्राइज चेक इसलिए कि भाई अगर उनको पता है कलेक्टर साहिबा या कलेक्टर साहब आ रहे हैं तो भाई उसके अंदर तो सोना चांदी मिला होगा फिर तो। लेकिन बच्चों को तो ऐसा नहीं मिलता। दूध स्पेशल तरीके का मिलता है, मदर डेयरी अमूल का नहीं मिलता। टेट्रा पैक्स में जो दूध है वो उबाल उबाल के सोया मिल्क वगैरह बना बनाकर, ताकि प्रोटीन एनरिचमेंट हो जाए, उसका प्रोटीन एनरिचमेंट हो जाए, वो मिलता है। मैग्निफिकेशन ऑफ विटामिन हो जाए उस दूध में, वो मिलता है। और ये जो कुक की कंट्रोवर्सी हो जाती है कभी कभार, किसी किसी एरियाज में ना शेड्यूल कास्ट पर्सन को कुक रख लिया जाता है, तो गांव वाले विरोध करने लग जाते हैं। यही विरोध कई बार हमारे सामने आते थे 2014 2015 के अंदर। अब भैया वो कुक क्या करे, सरकारी नौकरी, अच्छा खाना बना रहा है, लेकिन वहां पर सोशल क्या कहते हैं उसको, कास्ट का एलिमेंट बहुत जाता है उस जगह पर, उस सोशल रीजन में, उस रीजन में सोशल एलिमेंट बहुत जाता है कास्ट का। अब जब ये मुद्दा उठने लगा तो यूपीएससी ने जीएस पेपर 4 के अंदर एथिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ डाला कि एक कुक है, पूरी की स्टडी दी थी उसने, एक कुक है, वो शेड्यूल कास्ट है, अच्छा बना रहा है और उसके पास और कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन लोग वो विरोध कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को खाना इसके हाथ से नहीं खिलवाएंगे बिकॉज ये शेड्यूल कास्ट है, तो क्या करना चाहिए। तो वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये पेपर जनरली जो आप आईएएस की फील्ड में करते हो ना, आईएएस की पोस्ट के हिसाब से ही सिलेबस डिजाइन है ये। आप रियल सिचुएशन में गए, अब आप पापा को थोड़ी ना फोन लगाओगे, पापा ऐसी बात हो गई है, पापा ने कोई पता चला डिसीजन दे दिया, पापा को भी उम्र कैद हो गई तुम्हारे, तुम्हें भी उम्र कैद हो गई पता चला। उधर थोड़ी ना पापा मम्मी काम आएंगे तुम्हारे। मैं इसलिए कह रहा हूं, निब्बा निब्बी बनना छोड़ो, अपने स्टैंड लेना सीखो। बहुत ले लिया दूसरों का सारा, दूसरों का सपोर्ट, अब मर्द और औरत बनने का टाइम है तुम्हारा। आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे यार, मतलब बीइंग अ कलेक्टर। अब जैसे एक केस स्टडी वो आती है, रिपीटेड केस स्टडी है ये, यूपीपीएससी के पेपर, यूपीपीएससी तो पूरा का पूरा टेपू है ही, वो यूपीएससी के पीछे फॉलो करता है, बस वो प्रीलिम्स सबसे टफ बना देता है, मेंस तो उसका हलवा है बिल्कुल यूपीएससी की लेवल से जो तैयारी कर रहा है। यूपीएससी में एक रिपीटेड केस स्टडी ये है, एज वेल एज उत्तर प्रदेश के एग्जाम के अंदर, मध्य प्रदेश में भी आ गई है अब तो, कि एक बूढ़ी महिला है, एक कोई बुजुर्ग है, वो आपके पास आधार कार्ड वगैरह बनवाने आए हुए हैं, और ये मतलब सॉरी किसी स्कीम का या पेंशन लेने आए हुए हैं, उनके पास आधार कार्ड वगैरह या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप क्या करोगे। और वहां पर आपको पोस्ट ना कलेक्टर की नहीं दी जाती केस स्टडी के अंदर, वो सिचुएशन ऐसी बनाते हैं कि आप ना इस डिपार्टमेंट में काम करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तो उसमें आपको जागरूकता होनी चाहिए। इसलिए जो लोग बड़ी पॉस्ट लाइफस्टाइल बिताते हैं ना, जिनको ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं पता, उनका यूपीएससी क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। पेपर 1 में क्लियर कर लोगे रट्टा मार के, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, वो 4 तो नहीं कर पाओगे, और एक एक नंबर पे तो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। सिलेबस ऐसा डिजाइन है कि हर जगह पर कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो वो आपको कहते हैं बेटा चपरासी की तैयारी करो, गलती से आप यहाँ पर आ गए हो, इंटरव्यू तक पहुँच गए थे, अब यही टाइटल लेकर अपनी बीवी को खुश करते रहना जिंदगी भर, हस्बैंड को, कि मैं एक बार इंटरव्यू तक पहुँचा था या पहुँची थी, बन कुछ नहीं पाए।
एक मिनट रुको। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।